हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मुझे बता दीजिए भाई, मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। एक बार मुझे बता दीजिए मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। फटाफट से मुझे बता दीजिए और सेशन शुरू कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। एक बार मुझे बता दीजिए भाई, तो मैं सेशन को आगे शुरू करूँ। ऑल राइट, सब सही है, शुरू करें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आई होप चीज़ें सही होंगी। हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑल ओके, ऑल ओके। गुड आफ्टरनून। फटाफट से आ जाइए भाई सब लोग। ठीक है, चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी लोग आ गए हैं। और क्लासेस, दूसरी क्लास है वैदिक एज और महाजनपदा। इस क्लास में देखेंगे बेसिक डेफिनेशंस को करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। जैसे मैंने आपको जब बताया था कि भाई देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड मैंने बताया कि देखो 2600 बीसी से लेकर के तकरीबन 1800 बीसी तक क्या चला, इंडस वैली सिविलाइजेशन चला। क्या चला भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन चला। उस समय मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होगा तो फिर क्या आएगा, वैदिक एज आएगा। वैदिक एज क्यों बोला जाता है, या फिर इसको ऋग्वेद एरा भी बोला जाता है, ऋग्वेद एज भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है ये समझते हैं। क्योंकि इस समय पे वेदों को कंपाइल किया गया, कंपोज किया गया। इस समय पे जो हमारे सारे वेद थे उनको कंपोज करके, कंपाइल करके आगे बढ़ाया गया इन चीज़ों को। और दूसरी चीज, एक सवाल ये भी आता है कि भाई वैदिक एज का पीरियड क्या था। तो देखो भाई, पीरियड जो था दोस्त ना, वो 1500 बीसी से लेकर के वो आपका 600 बीसी तक था। क्या था, 1500 बीसी से लेकर के प्यारे मित्र 600 बीसी तक क्या था, वैदिक एज का टाइम था। तो आप बोलोगे सर ये 300 साल तक क्या हो रहा था। मैंने पहले ही समझाया था पिछली क्लास में, शायद याद हो आपको, कि 1500 1800 बीसी से लेकर के 1500 बीसी के बीच में माना जाता है कि कुछ क्लाइमेट चेंज की होने की वजह से, इसका तथ्य प्रॉपर हिस्टोरियन को नहीं मिलता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हिस्टोरियन को प्रॉपर तथ्य नहीं मिलता है। कुछ लोग इसको ये भी मानते हैं कि मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल गया था, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से मतलब उस समय के तथ्य को हम लोग नहीं देख पाते हैं। एक गैप मिलता है जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वैदिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच का जो गैप है। ठीक है, और वैदिक एज को भी प्यारे मित्र हमारे दो भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है, वैदिक एज को भी हमने दो भागों में बांट के रखा हुआ है। अब देखिए क्या क्या है, क्योंकि दोनों समय के एरा और जो हरकतें हैं, चीज़ें हैं, वो बहुत अलग अलग है। एक तो है अर्ली वैदिक पीरियड। क्या है, अर्ली वैदिक पीरियड है। क्या है भाई, अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक, अर्ली वैदिक पीरियड क्या से क्या टाइम पीरियड था, तो याद रख लीजिएगा कि ये 1500 बीसी से इसकी शुरुआत हुई थी प्यारे मित्र, और ये चला कितने तक था, तो 1000 बीसी तक ये आपका चला था। कितने तक चला था, 1000 बीसी तक ये चला था। ठीक, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे लिए, वो आता है प्यारे मित्र लेटर वैदिक पीरियड। क्या आता है, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड आता है। ठीक, लेटर वैदिक पीरियड आता है। अब समझते हैं लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक था। तो लेटर वैदिक पीरियड जो प्यारे मित्र हमारे था, वो आप देखेंगे 1000 बीसी से लेकर के वो आपका 600 बीसी तक था। कुछ जगहों पे 500 लिखते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से 600 परफेक्ट है। ये दो काल में बांटा गया।
दो काल में बांटा गया, तो दोनों काल के अलग अलग अपने तरीके थे, अपने जो दिनचर्या कह लीजिए वो ओवरऑल चीजें थी, तो उसको इसलिए दोनों को दो भाग में बांटा गया। अर्ली वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इस समय पे काऊ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, काऊ बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये कैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। क्या होते थे? कैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, समझिएगा, ठीक। अगर वहीं मैं दूसरी पॉइंट पे बात करूं कि भाई इस समय पे क्या हुआ था, तो ऋग्वेद कंपाइल हुआ था, ऋग्वेद कंपोज हुआ था, और उसमें भी अगर मैं बात करूं प्यारे मित्र, तो आप याद रख लीजिएगा कि इसके कितने मंडल थे, तो 10 मंडल थे, जिसमें से कि याद रख लीजिएगा कि भाई 2 से लेकर के 7 तक इस समय पे हुआ था। और याद रख लीजिएगा लेटर वैदिक में वन वाला जो था ना, सबको लगता है कि वन जो पहला मंडल है वो अर्ली वैदिक में हुआ था, तो याद रख लीजिएगा नहीं भाई, वन वाला लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक मेरी कहानी आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक चीज़ों को पकड़ पा रहे हो आप कि भाई कैसे हम लोगों ने स्टोन एज से इंडस पे आए, इंडस से हम लोग अब धीरे धीरे वैदिक एज में चल रहे हैं। अब वैदिक एज क्यों बोला जाएगा वो भी हम लोग अभी समझेंगे, थोड़ा सा समय लीजिएगा और बड़े आसानी से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने वैदिक एज क्यों बोला, कैसे बोला, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग आपको बताना शुरू करेंगे, खास करके हम लोग का मतलब मैं बताना शुरू करूँगा, ठीक। देखिए वैदिक एज जो कि मैंने बताया 1500 से 600 बीसी तक फैला हुआ था, इसको भी दो तरीके से बांटा गया। अर्ली वैदिक पीरियड जिसको 1500 से 1000 बीसी में रखा गया, जिसे प्रारंभिक वैदिक काल बोला गया, और दूसरा आया लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 से 600 बीसी तक था, जिसे हम लोग उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तर वैदिक काल। क्या मित्रम सही है मेरी बात? क्या मित्रम क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, फर्स्ट टू बी कंपाइल्ड, पहला कंपाइल्ड किया गया था क्या? ऋग्वैदिक, ठीक है। इसी वजह से अर्ली वैदिक काल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, या फिर हिंदी में काल बोलते हैं, ठीक। अब देखिए कहानी वहां से शुरू हो उसके पहले कुछ तथ्य मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, कुछ तथ्य समझा देता हूँ। देखो ये पीरियड क्यों चेंज माना गया, क्यों थोड़ा सा अलग माना गया, क्यों कहानी इसकी अलग मानी गई, समझते हैं। हुआ क्या कि भारत में माना गया ऐसा कि आर्यंस की एंट्री होती है। किसकी? आर्यंस की। हर जगह अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग तरीके से माना जाता है कि आर्यन भारत आए, ठीक है, भारत आए। अब आप लोग समझिएगा कि आर्यंस पहले कौन थे, क्यों थे, कैसे थे, कहां से आए थे। तो पहला सवाल यही आया था कि कहां से आए थे। तो देखिए अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग जगह पे बताई जाती है। पहली थ्योरी कहती है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज जो मैं समझा रहा हूं आपको। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया, जो आपका मतलब उज्बेकिस्तान से उधर नीचे वाला जो पूरा पार्ट है, वो सब जगह से ये लोग आए थे। कुछ लोग कहते हैं स्टेपी ऑफ रसिया से भी आए थे, स्टेपी ऑफ रसिया से भी आए थे, ठीक है, स्टेपी ऑफ रसिया से भी आए थे, मतलब जो रसिया का नीचे वाला पार्ट है जहां पे थोड़ा ठंडा उंडा रहता है, उस जगह से ये लोग आए थे। चलो भाई हो सकता है हो सकता है वो आए हो, अभी उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। फिर यहां पे दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि जब ये लोग भारत आए थे तो इसी समय पे ये लोग क्या लेके आए थे? हॉर्स लेके आए थे। तो जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हॉर्स कब आया भारत, तो बताएंगे आप वैदिक काल में आया। आर्यंस ने हॉर्स को इंट्रोड्यूस किया था भारत में, आर्यंस ने भारत में हॉर्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। बहुत जगह पे हिंदी में इसको अश्व भी लिखा गया है। क्या लिखा है हिंदी में? संस्कृत में अश्व लिखा गया है, अश्व लिखा गया है। और बहुत सारे अभी मैं बताऊंगा आगे, कुछ जो ईरानियन टेक्स्ट है उसमें भी इस चीज का जिक्र आपको मिलता है उस काल के समय में, ठीक है। अब ये आए थे तो जब भारत, आर्यंस जो आए भारत, इनकी एक बड़ी अच्छी चीज क्या थी कि ये जब आए तो ये बहुत स्ट्रांगली आए, ये बहुत स्ट्रांगली आए। स्ट्रांगली किस तरह से आए? स्ट्रांगली किस तरह से आए समझिएगा। ये जब आए तो घोड़े के साथ साथ कोट पहन के आते थे, मेल कोट जो हेलमेट टाइप का होता था, जिसकी वजह से घुड़सवारी स्ट्रांग होने की वजह से ये युद्धों को बड़े आसानी से जीत जाते थे। जो यहाँ के लोकल्स थे
उनके पास उतनी ताकत नहीं थी जिसकी वजह से वो इनसे लड़ सके, इसलिए सारे के सारे युद्ध जीत गए। शुरुआती दौर में जब इनका सेटअप हुआ, जो शुरुआती दौर था, ठीक है, जो शुरुआती दौर था, जो इनका सेटअप हुआ, समझिएगा, ठीक, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। तो जो ये वाला बेल्ट था, 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 इस जगहों पे ये लोग सेटल हुए। ठीक है, शुरुआती दौर में क्या हुए, इन जगहों पे ये लोग सेटल हुए। अब कहाँ पे हो गए भाई, तो पूरा नॉर्थ एरिया में आर्यंस की पूरी कहानी बैठ गई, आर्यंस की पूरी कहानी प्यारे मित्र बैठ गई। ठीक, क्लियर है, क्लियर है, मेरी बातें क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब समझना, अब देखिए पॉइंट को देख, तो यहां से कनेक्ट करते जाना, तो सवाल यहां से बनना शुरू हो जाता है कि ये कहां से आए थे। उसके बाद दूसरा सवाल बनता है कि इनको आर्यंस किस बेसिस पे बोला गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक ग्रुप आया होगा, बहुत सारे ग्रुप आए होंगे, बहुत सारे ग्रुप आए होंगे, तो एक ग्रुप तो आया नहीं होगा। तो हुआ क्या, आर्यंस इनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो लैंग्वेज यूज करते थे ये लोग सिमिलर यूज करते थे, तो लैंग्वेज के बेसिस पे इनको क्या बोला गया भाई कि ये आर्यंस हैं और इनका ऐसा ऐसा कहानी है। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक ने कंपाइल किया था एक बुक, द आर्टिक होम इन वेदास, समकालिक पुस्तक में वेदों में आर्टिक होम, मतलब जो आर्यंस आए थे इस बुक में उन्होंने आर्यंस की कहानी जो लिखी है कि जो आर्यंस आए थे वो बेसिकली हिंदकुश पर्वत से ही आए थे, बहुत दूर से नहीं आए थे, ऐसा इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने लिया। क्योंकि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर भारत में थे, उनका था कि भाई अगर वो पूरे देश को समझाएंगे कि यहाँ पे शुरू से बाहर से आक्रमण करने लोग आए हैं, मतलब जो लोग यहाँ दिख रहे हैं वो लोग आर्यंस हैं, उसके बाद मुस्लिम्स आए, उसके बाद हम आ रहे हैं, तो हमें भी एक्सेप्ट कर लो तुम लोग, दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लोग आते रहते हैं। उस चीज को बाल गंगाधर तिलक ने खंडन किया अपने बुक द आर्टिक होम इन वेदास में, कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग भी इंडियंस ही हैं, यहीं से हम लोग आए हैं। और पहले इंडिया का पार्ट थोड़ा सा बड़ा था, अगर आप पुराने समय से चले जाओ, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी में अगर समझाऊंगा आपको तो बताऊंगा कि कुछ तथ्य जो हैं वो ईरान में भी मिलते हैं जो कि इंडियंस हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो इन चीजों को बताते हैं कि जो भगवान हमारे इंद्र वरुण ये लोग हैं, उन लोगों का भी जिक्र यहाँ पे मेंशन है। वो क्या है, भोगाकाई इंस्क्रिप्शन मेंशन है, जिसमें कि टर्की में ये है, और जो कि इसमें इंद्र और वरुण के बारे में भी मेंशन है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई भोगजकाई एक इंस्क्रिप्शन है जो कि टर्की में है, और उसमें भगवान इंद्र की और वरुण देवता का जिक्र मेंशन है, और ये वेदों के समय से माना जाता है, वैदिक काल का पीरियड का माना जाता है वो इंस्क्रिप्शन। आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए प्यारे मित्र कि कितनी पुरानी बात हो सकती है, कितनी पुरानी बात हो सकती है जो उस समय में हुई होगी। ठीक, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डीएनए एसेंचर से अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में उस पर केस चल रही है, चीजें चली भी है बहुत, और और देखो दूसरी चीज, जो सेंट्रल एशियन की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय वो भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि जबकि ये बात हो रही है उस समय कोई और नहीं था वहां, उस समय जो थे वो सनातनी लोग ही थे उस समय पे, और कोई धर्म पैदा ही नहीं हुआ था देखा जाए तो। छोटे मोटे सब डिवीजन थे इसी क्लास के सब डिवीजन। जैसे आप देखोगे जो इस्लामिक इन्वेजन्स या चीजें आई हैं वो मोहम्मद साहब के बाद 600 के बाद आई हैं, या फिर क्रिश्चियनिटी जो आई है वो 2000 के बाद आई, अगर प्रॉपर देखा जाए। गुरुज थे लेकिन उस तरह से नहीं इसको ब्रॉडली माना गया था ये प्रॉपर, लेकिन उस समय पे यही लोग कहीं ना कहीं घूम फिर के थे। जैसे आप देखोगे जब बेटा मैं मौर्यन एम्पायर पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि ईरान तक पहुंच गए थे ये लोग, टर्की तक पहुंच गए थे ये लोग। तो भाई टर्की में अगर कोई इंद्र की बात कर रहा है, आज के समय में यूरोप का हिस्सा है टर्की, आधा एशिया आधा यूरोप है, तो प्यारे मित्र आप समझो कि उस समय की कहानी कुछ अलग रही होगी, हमने आज के दृष्टिकोण से नहीं देखना है उसको। ठीक है,
तो यहाँ तक कहानी बनती है। फिर आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं कि भाई आर्यंस कौन थे। तो देखो यहाँ पे लिखा है ओरिजिनली आर्यंस जो है वो स्टेपी से आए हुए थे, जो कि रसिया था और सेंट्रल एशिया के वाले पार्ट से घूम फिर के आए थे। इनको क्यों आर्यंस बोला गया था और ये क्या थे? ये एक देखो माइग्रेट वाले पीपल थे, मतलब माइग्रेशन करके घूमने टहलने वाले थे, और एक पास्टोरल कम्युनिटी थी। ये क्या थी? एक पास्टोरल कम्युनिटी थी। पास्टोरल कम्युनिटी थी, समझिएगा, पास्टोरल कम्युनिटी थी। ठीक है प्यारे मित्र, समझिएगा। ये 2 पॉइंट है, हमारे एग्जाम के हिसाब से हम लोग चलेंगे। हाँ, 6ठी शताब्दी हुई ना बेटा, 571 6ठी शताब्दी हुई। 6th सेंचुरी मैंने बोला आपको, मोहम्मद साहब वाला स्टोरी जो बताया। और 2000 मतलब जीरो मतलब अगर शुरुआती दौर देखा जाए बीसी के जस्ट शुरू में क्रिश्चियनिटी आई थी। ठीक है, चलो अब देखो बेसिकली ये क्या था, एक सेम स्पीकिंग लिंग्विस्टिक ग्रुप था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या था? एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था, मतलब भाषा के आधार पे ये लोग क्या थे? सेम थे। इस वजह से भी इनको क्या बोला गया था? आर्यंस बोला गया था। मतलब जो ये लोग भाषा यूज करते थे, ये लोग कहीं ना कहीं सेम भाषाएं यूज करते थे। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलते हैं। ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थी कि भाई कहां से आए, कौन सी भाषा बोलते थे, कौन से समूह के थे, माइग्रेटेड पीपल थे, और हिस्ट्री इनको किस तरह से देखती है। चलिए अब आ जाते हैं, कुछ इनके तथ्यों को देखते हैं, जो तथ्य हमें इनके बारे में बताते हैं। वो तथ्य क्या क्या है देखते हैं। आर्यंस जो नाम है वो पहले कहां पे अपीयर है ये देखना। हित्ती इंस्क्रिप्शन जो है अनतोलिया में, और कसिती इंस्क्रिप्शन जो इराक में है वहां पे भी आर्यंस मेंशन है। मितानी इंस्क्रिप्शन जो कि सीरिया में है वहां पे भी आर्यंस नाम मेंशन है। आप लोग अगर महाभारत भी देखोगे तो वहां पे भी क्या लिखा हुआ, क्या मतलब वो लोग बोलते हैं आपस में कि आर्यपुत्र, वो कहीं ना कहीं आर्यन से ही आया है। आर्यन से ही मेरे प्यारे मित्र आया है। ठीक है, तो आर्यंस का नाम जो है वो अनातोलिया, कसीत इराक में, और मितानी शिलालेख जो है सीरिया में वहां पे मिलता है। अब यहां पे एक टफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किन इंस्क्रिप्शंस पे आर्यंस नाम जिक्र होता है? कौन कौन सा भाई है? यहां पे क्वेश्चन क्या क्रिएट हो जाएगा? तो यहां पे क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, वहां पे ऑप्शन में हित्ती दे देगा, कसीती दे देगा और मितानी दे देगा, और वहीं आपसे पूछ देगा कि प्यारे मित्र बताओ कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो कि प्यारे मित्र यूज हुआ है। आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखो हमारे पास टोटल 4 वेद है। कितने हैं? 4 टाइप के वेद हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं जो कि पूरे कंपाइल हुए। जो पहला वेद है ऋग्वेद, ये बेसिकली इसका मेजर पार्ट, मतलब कह लो कि 80 to 90% पार्ट अर्ली वैदिक पीरियड में कंपाइल हुआ है, और बाकी जो तीनों वेद हैं उनका लेटर वैदिक काल में कंपाइलेशन है। इसलिए इसको ओल्डेस्ट वेदा भी बोला जाता है, सबसे पुराना वेद भी बोला जाता है। ओल्डेस्ट वेदा भी इसको बोला जाता है, मतलब सबसे पुराना वेद है, ये भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? मेरी बात दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में जा रही है या थोड़ा सा बाहर से निकल आ रही है? तो बताइए, कोशिश करें उसको डालने की। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले तो ये बताओ कितने लोग प्रेजेंट हो। ग्रुप में तो बहुत तेज सब लोग एक्टिव रहते हैं। सर क्लास कब है, सर कैसे कैसे, सर यहाँ वहाँ पे ऐसे भगदड़ मचाते हैं जैसे पूछो मत। यहाँ एक, हाँ, ये मुसर्रफ बच्चा रहता है, ये बच्चा तो सुबह से रहता है, मैं इसका तो देखता हूँ, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कई बार एक्टिव रहता है। कई बार इस बच्चे को मैं डांट भी देता हूँ, लेकिन बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है ये। मैं तो बहुत डांटता हूँ, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं तुम्ही को डांटता हूँ बेटा। ऑल क्लियर मोहम्मद नासिर, बहुत बढ़िया बेटा। बस 2 ही लोग हो क्या भाई? एटलीस्ट सब लोग, हाँ रोहित वेरी नाइस, एक बच्चा बलराम भी होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। जो ये बच्चे रेगुलर हैं मुझे पता है उनकी कहानी, ठीक है, उनकी कहानी मुझे पता है। चलिए अब ऋग्वेद को देखते हैं। ऋग्वेद अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में बना है। इसमें 10 मंडला है, जिसमें देखा जाए 2 से 7 तक के ये अर्ली वैदिक में है,
और पहला वाला जो मंडल है वो लेटर वैदिक पीरियड में है, और 10वां वाला मंडल भी लेटर वैदिक पीरियड में है, और सबसे नया मंडल यही है, सबसे नया मंडल है ये 10वां मंडल जो है ना, सबसे नया मंडल माना जाता है। क्लियर है? 10 मंडल बनाए गए। 10 मंडल में प्यारे बच्चों 1028 हाइम्स हैं। क्या है? 1028 भजन हैं और 10,600 वर्सेस हैं। 10,600 वर्सेस हैं, याद रखना, श्लोक है। ठीक है, वेरी नाइस। शिवानी गोडियाल, ठीक है, क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, जो आज पहली क्लास देख रहे होंगे या दूसरी क्लास जो लाइव मुझे पहली बार देख रहे होंगे, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कुछ भी आप लोग को इशू रहे, अब अननेसेसरी इशू नहीं, वो मुझसे आप क्लास में बता दिया करना। जो चीज़ें न समझ में आए खुल के बता देना, मैं कई बार बताऊंगा, 3 बार तो एटलीस्ट बताऊंगा, चौथी बार डांटूंगा, ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी लगे एक बार आप लोग पूछ लेना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद को कंपाइल किया गया, सबसे पुराना वेद है, 10 मंडल हैं, सबसे इसको संस्कृत में हाइम्स इसके हैं, 1028 हाइम्स हैं और 10,600 श्लोक हैं, वर्सेसेस हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड एंड 7th मंडला आर द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना अगर बात की जाए तो दूसरा और 7वां सबसे पुराना मंडल है, पुराना चैप्टर है, याद रख लेना। ठीक है, और ये है बेसिकली क्लीन मंडला, ऋषि मंडला भी बोला जाता है। 10वां मंडल सबसे नया है, ये भी यहां पे मेंशन है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख गॉड की बात करें, भगवान की बात करें प्यारे मित्र, तो इंद्र थे। इस समय पे इंद्र सबसे प्रमुख भगवान थे। क्यों भाई? क्योंकि उनका जिक्र वेदों में तकरीबन सबसे ज्यादा बार 250 बार लिया गया है, और इट्स ऑब्वियस कि जिसका सबसे ज्यादा लिया जाएगा वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद वरुण देव थे, अग्निदेव थे, ये लोग थे, इन लोग के 150-200 अराउंड नाम लिए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा बार इंद्र लिया गया था। इंद्र को डिस्ट्रॉयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रॉयर, विध्वंसक है भाई। ठीक है, और याद रख लीजिएगा कि अस्तो मां सदमा बृहद्दक उपनिषद से लिया गया है। जो अस्तो मां सदमा है, ये कहां से लिया गया है? तो बृहद्दक उपनिषद से लिया गया है, जो कि ऋग्वेद की ही उपनिषद है, याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? किसी भी मेरे प्यारे मित्र को कोई समस्या है तो बताते रहिएगा, मैं पूछते रहूंगा, क्योंकि फिर थोड़ा सा जब गियर अप हम लोग करते हैं तो आप मेरे मित्र घबराने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? घबराने लगते हैं। तो पहले तो हमें घबराना नहीं है, ठीक है? ठीक है, इसी समय पे 3 चीजें और कंपाइल हुई थी, जो कि मैं यहां पे लिख देता हूं। ये सब क्या है? उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मणास, ये सब पार्ट थे इनके, सब पार्ट थे इनके। हाँ, इंद्रा, वरुण, अग्नि। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक बार मंडलों को देख लेते हैं, किस ऋषि के बारे में बात की गई है, क्या क्या चीजें थी। देखो, पहला मंडला जो कि आपका देखा जाए तो लेटर वैदिक काल में इस चीज को आगे बढ़ाया गया था, जिसमें कहा जाता है कि ये मंडल में 50 हाइम्स थे, जो कि किसके द्वारा लिखे गए थे? खानवा ऋषि के द्वारा। हर मंडल कहीं ना कहीं अलग अलग। अच्छा, आप ये मत सोच लेना कि कोई एक व्यक्ति इसको कंपोज कर लिया है। ये अगर कोई चीज होने में तकरीबन 1000 साल के आसपास लग रहा है, तो कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे तो आप कह देंगे कि नहीं भाई, वो एक व्यक्ति नहीं रहा होगा। तो हर समय अलग अलग मंडल को अलग अलग ऋषि अलग अलग तरीके से कंपाइल किए थे। ठीक, इसमें 10-20 किंग का वार भी और 60,099 किंग का पार्टिसिपेटिंग भी मेंशन है, और इसमें एक हलवाहों का गीत भी मेंशन है। दूसरे मंडल में बात करें, दिस बिलोंग टू हाउस होल्डर ऋषि, मतलब जो गृहस्थ ऋषि हैं, जो अपने परिवार के साथ जीवन को जीते हैं, उन ऋषियों की कहानी दूसरे मंडल में मेंशन है। ठीक,
अगर तीसरे मंडल की बात करें तो दिस मंडल बिलोंग टू विश्वामित्र। ये मंडल किससे बिलोंग करता है? विश्वामित्र से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? विश्वामित्र से बिलोंग करता है। किससे? विश्वामित्र से। ठीक। और इट कंटेन फर्स्ट धुम्रिया मंत्र। इसमें धुम्रिया मंत्र भी है जो कि गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। कहां से लिया गया? इसी गायत्री मंत्र इसी मंडल से लिया गया। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? तृतीय मंडल से लिया गया, याद रख लीजिएगा। ठीक है। देवी के लिए ये मंत्र है, सूर्य की पुत्री थी उनके लिए ये मंत्र माना जाता है। ठीक। चौथा मंडल अगर बात करें, मंडला बिलोंग टू वामदेव। वामदेव ऋषि के लिए ये चौथा मंडल बिलोंग करता है। और वहीं पांचवा मंडल की बात करें तो ये रिलेटेड है अत्रि ऋषि से। अत्रि ऋषि से संबंधित है। अत्रि ऋषि से संबंधित है। छठा मंडल की बात करें तो ये भारद्वाज ऋषि से मंडल है। और सातवां की बात करें तो जो बहुत पुराने बहुत वरिष्ठ ऋषि होते थे उनसे मतलब है। आठवां की बात करें बिलोंग टू खानवा ऋषि जो पहले से बिलोंग करते थे। और नाइन्थ बिलोंग करें तो अग्निया। और 10वां मंडल जो सबसे नया माना जाता है, यह मंडल ऋषियों का महात्मा की उपमा दी गई है। इसमें जो ऋषि हैं उनको महात्मा की उपमा दी गई है 10वें मंडल में। इसी ऋग्वेद में एक कहानी भी बहुत फेमस मेंशन है, पता नहीं इसमें मैंने रखा है कि नहीं, लग तो नहीं रहा यार है, चलो लग रहा है बताना ही पड़ेगा। चलो मैं बताता हूं, ऐसा ना हो मैं पढ़ा दूं बाद में आए कि अरे सर कहाँ गया वो कहाँ गया। ठीक है, चलिए मैं बताऊंगा। लेकिन चलिए अब तैयार हो जाइए, एक बहुत खतरनाक है। 7वें मंडल में एक बैटल मेंशन है जो कि 10 किंग बैटल के नाम से जाना जाता है। 10 किंग बैटल के नाम से जाना जाता है, या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है 10 राजन। 10 राजन बैटल। ठीक है, 10 राजन युद्ध भी बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से समझिएगा महाभारत की जो कहानी आप लोग देखते हैं वो कैसे आई, क्या क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। और इतने अच्छे से कोई एक्सप्लेन आपको नहीं करने वाला है। चलिए मैं बताता हूं। बात है 10 किंग बैटल की। ये हमारे इतिहास का सबसे पुराना बैटल जिसका जिक्र ऋग्वेद में है। जिसका जिक्र ऋग्वेद में। आप लोगों में से कितने लोग इस बैटल के बारे में सुने हैं? आप लोगों में से कितने मेरे मित्र इस बैटल के बारे में सुने हैं? देखिए 10 किंग बैटल की कहानी बताता हूं, बैटल ऑफ 10 किंग। एक राजा रहते हैं सुदास। सुदास क्या रहते हैं? एक राजा रहते हैं। इनके 2 ऋषि रहते हैं। एक रहते हैं विश्वामित्र। कौन रहता है? एक विश्वामित्र। दूसरे प्यारे मित्र रहते हैं कौन? वशिष्ठ मुनि। अब उस समय पृष्ठ की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी कि हेड पृष्ठ कौन बनेगा, सबसे प्रमुख पृष्ठ कौन बनेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं पुरोहित, हेड पृष्ठ। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ सब कराएगा, इस चीज की होड़ लगी हुई थी। ठीक है, विश्वामित्र जो थे। अब राजा विश्वामित्र जो कह लीजिए, उनको बाद में राजा कहते हैं लोग क्योंकि बाद में ये लड़ते थे। ठीक है, सुदास यहां पर उस समय क्या थे? मेन राजा थे। और इन्होंने क्या कर लिया? इनको चूज कर लिया कि ये हमारे अब विश्वामित्र क्या होंगे? वशिष्ठ क्या होंगे? वशिष्ठ मुनि हेड पृष्ठ होंगे। विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर के ये अपनी सेना तैयार करते हैं। क्या करते हैं? सेना तैयार करते हैं। समझिएगा क्या करते हैं? सेना तैयार करते हैं, जिसमें प्यारे मित्र पांच क्या करते हैं? ये 5 क्या करते हैं? 5 आर्यंस राजा। आर्यंस आपने पढ़ा था, आर्यंस राजाओं को इकट्ठा करते हैं और 5 नॉन आर्यंस राजाओं को इकट्ठा करते हैं। 5 नॉन आर्यंस। नॉन आर्यंस का मतलब है कि जो यहीं के लोकल्स रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं।
5 आर्यंस 5 नॉन आर्यंस राजाओं को इकट्ठा करते हैं तो ये कितने राजा हो जाते हैं? 10 राजा हो जाते हैं। ठीक है, 10 किंग हो जाते हैं, इसीलिए इसको 10 राजन भी बोला जाता है। ठीक है, 10 किंग हो जाते हैं। अब इन सब को लेकर के जाते हैं कहां पे? परुशनी रिवर के पास। परुशनी रिवर के पास लेकर के जाते हैं। किसके पास? परुशनी नदी के पास लेकर के जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कहां लेके जाते हैं प्यारे मित्र? परुशनी रिवर के पास। परुशनी रिवर जिसका नाम आज के समय में भी क्या है? रावी रिवर है। रावी रिवर है। इस नदी के तट पे दोनों साइड दो लोग खड़े हो जाते हैं। एक साइड सेना होती है किसकी? 10 किंग की, जिसमें कि 10 किंग रहते हैं, 10 राजन रहते हैं, और एक साइड राजा रहते हैं सुदास। अब सुदास को लगता है कि देखो यार, युद्ध तो जीत पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उधर 10 राजा हैं जो कि 5 आर्यंस हैं, 5 नॉन आर्यंस हैं। इतना आसान थोड़ी है किसी राजा को आप इतने इजीली आप हरा दो। इतना आसान तो है नहीं। जब चाहे तब गए उठ के 10 राजाओं को एक साथ हरा दो। 10 राजाओं को हराना इतना आसान तो है नहीं। लेकिन संजोग देखो कि सुदास जीत जाते हैं। सुदास विनर घोषित हो गए। कौन भाई? सुदास। बहुत तगड़ी बैटल होती है, वन ऑफ द बेस्ट बैटल होती है। याद रख लीजिएगा किस नदी के तट पे हो रही है, किस मुनि की वजह से हो रही है, क्या क्या हो रहा है। फिर राजा विश्वामित्र जय कह लीजिए, जो पृष्ठ रहते हैं, विश्वामित्र भाई साहब, ये निकल लेते हैं। इनका जिक्र फिर नहीं मिलता, ये धीरे से अपना रास्ता निकल लेते हैं कि बस हो गया मेरा। विश्वामित्र निकल लिए। अब हुआ क्या? सुदास ने इन 10 राजाओं को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। तो उस समय पे ये होता था, जो आर्यंस राजा थे उनको दास बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दास। जो नॉन आर्यंस राजा थे उनको क्या बोला जाता था? उनको प्यारे मित्र बोला जाता था दस्यु। क्या बोला जाता था? दस्यु। मतलब इनके साथ ऐसा बोला जाता था कि जो दस्यु थे उनको ट्रीटमेंट थोड़ी अच्छी नहीं मिलती थी। दास को अच्छे काम दिए जाते, जैसे घोड़ा वड़ा का, ये सब तबेले का। उनको थोड़े गंदे काम, मतलब जो वहाँ के मान लो गंदगी है उसको साफ करना, इस तरह के कार्य दिए जाते थे। किसको? जो भी व्यक्ति दस्यु से रिलेटेड था। दस्यु को थोड़ा प्रताड़ना भी दी जाती थी। कुछ जगहों पे ये भी मेंशन है कि जो दस्यु थे उनके एक बहुत बड़ा नरसंहार भी हुआ था, ऐसा मेंशन है। कितना तथ्य है उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, बट ये बातें भी मेंशन की गई है। ठीक है, क्लियर है? आर्यंस, नॉन आर्यंस। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या? उसी में से, आर्यन में से, जो 5 आर्यंस थे उसमें से एक राजा थे जिनका नाम था पुरु, और पुरु की डॉटर थी, बेटी थी, जिनसे कि सुदास ने विवाह कर लिया। किसने? सुदास को पसंद आ गई होंगी भाई, सुदास ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और इन्हीं से, पुरु से क्या डायनेस्टी चली? फिर कुरु चली। और बाद में जो पुत्र पैदा हुए भरत, भारत वंश पे, उसी पे नाम पड़ा भारत। और वहीं से कुरु डायनेस्टी के अगले राजा पैदा हुए जो कौरव थे। बाद में आपने देखा होगा कौरव, और फिर पांडव थे, जो कि युद्ध में, यहीं से आपने महाभारत की कहानी देखी होगी, महाभारत की कहानी सुनी होगी, देखी होगी। तो ये यहीं से उत्पत्ति होती है। राजा पुरु की पुत्री से जब शादी हो जाती है तो वहां से कुरु डायनेस्टी शुरू होती है। क्या ये जो पूरी कहानी है 10 राजन बैटल समझ में आ गई कि नहीं आई? जो 10 राजन बैटल है, क्या समझ में आई पूरी कहानी दोनों पेज में? कि भाई किस जगह पे हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या था, क्यों हुआ, कौन कौन शामिल हुआ, कौन जीता, किस नदी के तट पे हुआ, फिर नदी के तट के बाद जब हो गया तो भाई किससे उन्होंने, अपनी किसकी बेटी से उन्होंने विवाह किया? क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। आरंभ है, प्रथम है सॉन्ग।
ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं, एकदम क्लियर समझ में आया? इतना अच्छे से कोई नहीं समझाने वाला है, बात मान लो। मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको कोई बहुत इतने अच्छे से, मैं एक टीचर था, मैं नाम नहीं लूँगा, टेक्स्ट बुक पे ही टीचर थे, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने पता है क्या पढ़ाया था कि 10 राजन का युद्ध क्यों हुआ। आप सोच सकते हैं ये बात, उन्होंने इसलिए ये बताया कि 10 राजन का हुआ क्या कि काऊ के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे, उसी समय काऊ को ढूंढने के लिए लोग गए और वहाँ पे कुछ राजा खड़े थे, 10 राजा खड़े थे, 10 राजाओं से लड़ गए क्योंकि वहाँ पे काऊ नहीं था, काऊ उनको नहीं मिला, इसलिए गवस्थी बोला जाता था। अरे भाई, जो बैटल काऊ के लिए होता था उसको गवस्थी बोला जाता था। इस तरह के दिग्गज भी रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा सामवेद में, देखते हैं सामवेद क्यों जाना जाता है, कैसे है, क्या है, क्यों है। तो देखो भाई, सामवेद जो है प्यारे मित्र, याद रख लीजिएगा कि ये ओल्डेस्ट बुक है म्यूजिक की। तो मतलब सामवेद किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है, ये दिमाग में आप डाल लीजिएगा। दूसरा, ये क्या है? चंटिंग मेलोडीज के लिए जाना जाता है, मंत्र के उसके लिए जाना जाता है। इसके 2 उपनिषद हैं, कौन से भाई? याद रख लीजिएगा, छंदोग्या और केन उपनिषद है। क्या है? छंदोग्या और केन उपनिषद, 2 उपनिषद हैं जो कि सामवेद के ही सब पार्ट माने जाते हैं। उपनिषद क्या होता है? सब पार्ट होता है। फिर साथ में आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद में क्या था? इसमें कलेक्शन ऑफ मंत्र था, डिवाइडेड 2 पार्ट में किया गया था। एक तो किया गया था शुक्ल में और दूसरा कृष्ण में। पहला जो शुक्ल था इसमें सत शामिल था। क्या था? सतपथ शामिल था। और जो दूसरा कृष्ण था वो ब्राह्मण से रिलेटेड था, ये बहुत बड़ा था, ठीक है, सबसे बड़ा यही था। कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद की अगर मैं बात करूं यजुर्वेद के, तो याद रख लीजिएगा कौन सा है भाई? बृहदारण्यक और कथा। इसमें क्या था? स्टोरी ऑफ नचिकेता, एक नचिकेता की स्टोरी थी। इतना डीप मुझे नहीं जाना है, इतना डीप मुझे नहीं जाना है क्योंकि फिर आपके लिए समस्या बढ़ जाएगी, ठीक। और बृहद का ओल्डेस्ट उपनिषद इसको बोला जाता है, बृहद नायक को ओल्डेस्ट उपनिषद बोला जाता है, सब पार्ट बोला जाता है। अथर्ववेद की मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है। ये मैजिक जो आज के समय में जादू मंत्र तंत्र ये सारी चीजें होती हैं, ये अथर्ववेद से उठाई गई हैं। बेसिकली ये किस लिए जानी जाती है? मैजिक के लिए जानी जाती है। इसको 20 खंड में डिवाइड किया गया। कितने खंड में प्यारे मित्र? 20 खंड में। इसके उपनिषद जो है वो कौन सा है? मंडुका उपनिषद, जहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते हम लोगों ने कहां से लिया है? G20 समिट का मेन उद्देश्य भी था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ फिलॉसफी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, दिखते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। जैसे क्या है? समाख्या जो कि कपिला से रिलेटेड है। न्याय जो कि गौतम, साइंटिफिक अप्रोच है, न्याय गौतम, जिन्होंने गौतम ने इनको मतलब बढ़ाया था। 6 मेजर स्कूल है, ठीक है। साथ भाई, चलो ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा नहीं, ये नहीं, चलो देखते हैं। योग किससे रिलेटेड है? पतंजलि से रिलेटेड है। वैश्विक किससे रिलेटेड है? तो कन्नडा से, परमाणु से, ठीक है, एटम से। और उसके बाद उत्तर मीमांसा जो है वो किससे रिलेटेड है? बद्रयाना से। और फिलॉसफी ऑफ टीचिंग ऑफ उपनिषद जो कि पूर्व मीमांसा है वो जमनी से। तो याद रख लीजिएगा, जमनी याद रख लीजिएगा, बादरायण याद रख लीजिएगा, पतंजलि योग से रिलेटेड याद रख लीजिएगा, न्याय का गौतम से रिलेटेड है, समाख्या कपिल से रिलेटेड है। ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी थे जो कि अलग अलग पार्ट में फैले हुए थे, याद रख लीजिएगा, ठीक। अब आ जाते हैं वेद गंगा टूल्स अंडरस्टैंड वेदा। वेद गंगा जो वेदों को समझने के लिए उपकरण थे कि जिन जिन चीजों से हम लोग वेद को समझ सकते थे। शिक्षा, स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, मतलब स्वर्ण से सुनी हुई चीजों से जो ज्ञान हमें प्राप्त हो उसे शिक्षा से रिलेटेड रखते थे। कल्प जो कि स्टडी ऑफ प्रैक्टिस था, मतलब जो हम लोग प्रैक्टिस प्रथाओं को अध्ययन करते हैं उसकी बात हो रही है। फिर है व्याकरण, व्याकरण मतलब स्टडी ऑफ ग्रामर। जैसे ग्रामर आज के समय में पढ़ते हैं ना, तो ग्रामर की संस्कृत ग्रामर, जैसे उसमें तोलक्कीपियम मैंने बताया था, तोलक्कीपियम शायद, अरे नहीं आपको नहीं बताया था, वो मैंने उस वाले जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर लेता हूँ ना, उसमें अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि तोलक्कीपियम क्या है? तमिल ग्रामर है। उसी तरह ग्रामर की बात हो रही है, व्याकरण की बात हो रही है। व्याकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। निरुक्ता, स्टडी ऑफ एंटिमोलॉजी, ठीक है। ज्योति, स्टडी ऑफ लाइट। और चंदना, स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर। क्या क्लियर है मेरी बात? एक एक पॉइंट चलते जाना। ये रट्टा वाला चीज है, ये वाला 2 जो है, ये बस तुम्हें मैच द फॉलोइंग में आता है।
यहाँ पे इमेज के द्वारा भी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड का काल अगर देखें तो 1500 बीसी से लेकर के कब तक चला, 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक चला। अर्ली वैदिक से लेकर के 1000 बीसी तक ये चला। ठीक, अब आ जाते हैं, देखते हैं भाई क्या हो सकता है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ऋग्वेद जो कि प्रारंभिक वेद भी बोला जाता है, सबसे पुराना वेद भी बोला जाता है, इस समय पे कंपाइल हुआ। उसके बाद हिमवत, जो आज के समय में हिमालय वाला रीजन है उसे हिमवत बोलते थे, और मुंजवत को हिंदकुश बोलते थे, जहां से कि आर्टिक वेदास में उन्होंने बोला था कि कौन आया था प्यारे मित्र, आर्यंस आए थे। किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने। अब देखो अगला सबसे पुराना है सप्त सिंधु, ओल्ड नेम, पुराने नेम सारे रिवर्स के। ये क्वेश्चन आते हैं आपको, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चंस कराए हैं आपको, मतलब इन द सेंस कि बहुत बार मैं हमेशा कराता हूं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो देखो एक तो आ जाता है मुंजवत किसको बोला जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, हिमालय, हिंदकुश और ऐसे, तो याद रख लीजिएगा हिंदकुश को बोला जाता है, और हिमवत किसको बोला जाता है, हिमालय को बोला जाता है। उसी तरह याद रख लीजिएगा सप्त सिंधु, जो 7 सिंधु, 7 नाम है, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी भाई, 7 नाम की बात कर लेते हैं। किया जाए, किया जाए, चलिए देखते हैं। चेनाब रिवर, पहले इंडस से शुरू करते हैं, जिसे सिंधु नदी बोला जाता है। झेलम को क्या बोला जाता है, विताशा बोला जाता है, और चेनाब को अश्कनी बोला जाता है, अश्कनी बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। रवि रिवर के बारे में अभी मैंने बताया कि इसी रिवर के किनारे 10 राजन युद्ध भी हुआ था, जो कि परुष्णी रिवर बोला जाता है। रावी रिवर को क्या बोला जाता है, परुष्णी रिवर बोला जाता है। फिर ब्यास से याद रख लीजिएगा बिपाशा, बी से बिपाशा, और सतलज से याद रख लीजिएगा सुसुद्री, सुसुद्री याद रख लीजिएगा सतलज से। तो यहां पे 2 नाम तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, ब्यास बिपाशा, सतलज सुसुद्री, ये दोनों याद रख लीजिएगा। तो क्या हो गया, इंडस सिंधु हो गया, झेलम बिताशा हो गया, चेनाब अश्कनी हो गया, रवि परुष्णी हो गया, ब्यास बिपाशा हो गया, और सतलज सुसुंदरी हो गया। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, जो लोग देख रहे हैं प्लीज लिखिए इसको, मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, भूल जाओगे, लिखो, याद रहेगा। इंडस से सिंधु, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन झेलम बिताशा, चेनाब अश्कनी, और रवि परुष्णी, व्यास बिपाशा, और सतलज सुतुद्री, भाई प्लीज लिख लेना एक बार यहीं पे कमेंट पे, यहीं पे कमेंट पे लिख लेना, ताकि थोड़े से अंदर वाले दिमाग में चला जाए, अंदर वाले दिमाग में, जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो उस समय पे जो चीजें थी वो हेरिडिटी नहीं थी, मतलब कि बाद में धीरे धीरे हेरिडिटी बन गई, लेकिन उस समय पे इतनी हेरिडिटी नहीं थी। ठीक, उसके बाद उस समय पे व्यवसाय के हिसाब से जो जैसा कार्य करेगा उसके हिसाब से उससे चीजें करवाई जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फलाने घर के जन्म लिए, राजा घर पे एग्जाम्पल जन्म लिए तो आपको इस तरह से पद दे दिया जाएगा, नहीं, जो जैसा कार्य करेगा उसको उस हिसाब से पद दिया जाता था। अर्ली वैदिक काल में, अर्ली वैदिक काल में क्या किया जाता, उसी हिसाब से आपके कार्य के हिसाब से चीजें दी जाती थी। ठीक, बेस्ड ऑन प्रोफेशन, नो चाइल्ड मैरिज, उस समय पे कोई भी चाइल्ड मैरिज की गाथा नहीं मिलती है, और विधवा मैरिज की गाथा मिलती है, मतलब उस समय पे विडो मैरिज होते थे। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बताता है कि महिलाओं की स्थिति उस समय तक तो ठीक थी, महिलाओं की स्थिति उस समय तक अच्छी थी, क्योंकि भाई विडो की रीमैरिज हो रही, उसको क्या बोलते थे, नियोगी बोलते थे। जब विडो की मैरिज होती थी उस मैरिज को बोलते थे नियोगी बोलते थे, मतलब कोई विधवा का मैरिज होता था उसे क्या बोलते थे, नियोगी बोलते थे। वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, क्योंकि धीरे धीरे काऊ का जो था, कैटल्स का बढ़ गया कहानी। अर्ली वैदिक पीरियड में कैटल सबसे महत्वपूर्ण थे और वो ही इकोनॉमी के लिए जाने जाते थे। ठीक, तो हुआ क्या कि इसको रख रखाव के लिए धीरे धीरे पुरुष का, जैसे इंडस वाले टाइम में वुमेन्स की स्थिति अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे ये पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई, घर का जो हेड होने लगा वो पिता होने लगा, कहीं ना कहीं पुरुष होने लगा। काऊ को सबसे महंगी चीज कंसीडर, सबसे बड़ी वेल्थ माना गया। ठीक है, और उसको अघन्या बोला गया। ठीक है, गवस्थी उस चीज को बोला गया, गवस्थी उसको बोला गया जो कि काऊ के लिए क्या करे, युद्ध लड़े। अगर किसी की युद्ध किसके लिए हो जा रहा है, काऊ के लिए हो जा रहा है, तो उसको क्या बोला गया, गवस्थी बोला गया। पोएट्री यूज होने लगी थी, मतलब जो पोएट्री होती है मिट्टी के बर्तन, और इस समय पे जो पोएट्री यूज हो रही थी उसको बोला जाता था ओसीपी, गेरुआ रंग के जो बर्तन, जो पोएट्री नहीं होती वो सब पूरा जो आज के समय में मटके उटके यूज करते हो, उस तरह की चीजें जो यूज होने लगी थी वो गेरुआ रंग के यूज हो रहे थे। अगर अर्ली वैदिक पीरियड के पॉलिटी की बात करें तो उस समय
चुनावी राजतंत्र होते थे, कुछ जगह पे लिखे हैं, और कुछ जगह पे हेरिडिटी का भी तथ्य मिलता है। तो उस समय पे दोनों कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। मतलब मोनार्क तो था, राजा तो थे, लेकिन कई बार चुनावी हो जाते थे, कई बार हेरिडिटी हो जाते थे, दोनों के तथ्य मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग दोनों को मान के चलेंगे। ठीक, अब वहां पे तीन चीजें उस समय बहुत फेमस थी। एक तो था सभा, दूसरी थी समिति, और तीसरी थी विधाता। ये तीन मेजर चीजें थी जो कि पॉलिटिकल चीजों के डिसीजंस लेती थी। ठीक है, पॉलिटिकल चीजों से लेती थी। सभा समिता क्या था? ठीक है, समिता क्या था? जो कि कॉमन पीपल का था, कॉमन पीपल का था। सभा बहुत प्रिविलेज लोगों के साथ बैठते थे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आज के समय में कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं। समिता में क्या होता था? कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का मतलब समझ लो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसमें शामिल है, एमपीज भी शामिल है। फिर आता था विधाता, फॉर रिलीजियस पर्पज, मतलब एक जो रिलीजियस अफेयर्स का मिनिस्टर बनाता है उससे रिलेटेड कौन था? विधाता। लेकिन उस समय रिलीजियस इंपॉर्टेंट था, तो आज के समय समझ लो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का पद रहा होगा ये तीन चीजें उस समय पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकली फेमस थी। सभा में जब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लेने होते थे तब बैठते थे। समिता जब आम जनता से जन से बात करनी होती थी तो लेते थे, और विधाता जब रिलीजियस बातें करनी होती थी, धार्मिक बातें करनी होती तब लेते थे। तीन मेजर रैंक पता चलते हैं उस समय पे। एक तो पता चलता है पुरोहित। क्या पता चलता है बेटा? पुरोहित। पुरोहित जो सबसे बड़े पंडित होते हैं, हेड प्रीस्ट होते हैं, उनको बोला जाता था। दूसरा होता था जो सैनिक, आर्मी के चीफ होते थे, उन्हें सेनानी बोला जाता था, सेनानी बोला जाता था। और तीसरा जो होते थे गांव के सबसे हेड होते थे, उनको ग्रामनी बोला जाता था। प्रधान जी आज के समय में, आज के समय में क्या है? प्रधान जी, जो गांव के हेड होते थे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है थोड़ा सा जो रिलीजियस नेचर था, चीजें थी, किसको हम लोग पूजा करते थे, क्या क्या चीजें थी। तो जो उस समय पे सबसे ज्यादा, मैंने जैसे ही बताया कि 250 बार किसकी जिक्र हुई है? इंद्र की हुई। तो सबसे ज्यादा हम लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र की। 200 बार से ज्यादा बात पृथ्वी और वायु की हो रही थी। पृथ्वी और वायु की 200 के अराउंड हो रही थी। अग्नि, सोम, इन लोगों की पूजा हम लोग करते थे। पृथ्वी को हम, और इंद्र को हम लोग पुरंदर भी बोलते थे, जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, मतलब किलो के तोड़ने वाले व्यक्ति होते थे। क्या होते थे? किलो के तोड़ने वाले व्यक्ति, इनको हम लोग बोलते थे। किसको? पुरंदर, इंद्र को। इंद्र की बात हो रही है। और ये बेसिकली इंटरमीडिएट थे भगवान और गॉड के बीच में, दोनों के बीच के इंटरमीडिएट का काम कर रहे थे। रुद्र जो थे गॉड ऑफ एनिमल बोला जाता था। अदिति जो थी वो मदर गॉड बोली जाती थी, देवताओं की माता बोली जाती थी। सावित्री, गायत्री जो मंत्र है जो तीसरे मंडल में था, इन्हीं को समर्पित था। और इस समय पे कोई भी एनिमल वर्शिप की घटना नहीं मिलती है। और धीरे धीरे इसी समय पे क्रीमेशन का भी प्रावधान देखने को मिलता है। इंडस वैली के टाइम पे क्रीमेशन का उतना प्रावधान नहीं उतने अच्छे से मिलता है, लेकिन इस समय पे प्रॉपर क्रीमेशन का समय मिलता है कि लोग धीरे धीरे लोग जलाने का प्रक्रिया शुरू कर दिए थे बॉडी को। ये पूरा प्रॉपर मिलता है अर्ली वैदिक में, अर्ली वैदिक में प्रॉपर मिलता है। क्लियर है? भगवान के बारे में थोड़ी बहुत बात क्लियर हो गई। अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो याद कर लीजिएगा, मैंने बताया था 1000 बीसी से शुरुआत हुई थी और 600 बीसी तक चलेगा। क्या चलेगा? 600 बीसी तक। धीरे धीरे जनमानस की संख्या बढ़ने लगी थी, धीरे धीरे हमारे पास ताकत आने लगी थी। हम लोग जो अर्ली वैदिक पीरियड में थे, हम लोग कैटल्स को यूज करते थे अपने पैसे के लिए, वेल्थ के लिए। जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती थी, कैटल्स होते थे। क्या होते थे? काउज होते थे, क्योंकि काऊ हमें दूध देते थे। और उस समय पे धीरे धीरे इन चीजों की उत्पत्ति, चीजें बढ़ गई थी। उस समय पे हम लोग बार्टर सिस्टम यूज करने लगे थे, जिसमें काऊ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग बार्टर सिस्टम भी यूज करते थे। क्या करते थे? बार्टर सिस्टम भी यूज करते थे इस समय पे भी, और जिसमें काऊ का बहुत बड़ा योगदान था। किसका? काऊ का। अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में हुआ क्या समझते हैं। इसमें एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा? एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। कारण क्या था?
आयरन की खोज हो गई थी, लोहे की खोज इस समय हो गई थी। लोहे की खोज होते ही हम लोगों ने जंगल की कटाई करना शुरू कर दिया, और जंगल की कटाई करने से जो आज के समय में यूपी बिहार वाला एरिया है, उस एरिया पे हम लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे। और वहां पे क्या है, रिवर्स है, दोआब रीजन है, जहां की लैंड क्या है, बहुत फर्टाइल है। और फर्टाइल लैंड की वजह से एग्रीकल्चर की कीमत बढ़ गई, और इस समय पे सबसे कीमती चीज क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लैंड हो गया। और इस समय से आकर के अभी हाल तक लैंड की कीमत सबसे अधिक रही है, खेती की कीमत सबसे अधिक रही है, लैंड रेवेन्यू से सबसे ज्यादा पैसा आता रहा है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में कैटल्स इंपॉर्टेंट थे, लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए हुआ क्या, इस समय पे 3 वेदा हुए, मतलब कंपाइल हुए, कंपोज हुआ तो ऋग्वेद भी, लेकिन ऋग्वेद उस लेवल पे नहीं गया, मेजर उसके हो गए थे अर्ली वैदिक में। तीनों वेदा के नाम मैंने पहले ही बता दिए हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। गंगा यमुना दोआब रीजन जो था, वहां पे धीरे धीरे हम लोग फैलने लगे, क्योंकि देखो अब भाई कॉपर है, कॉपर से कितना पेड़ काटोगे, लेकिन जब आयरन मिला ना तो बड़ा आसान हो गया, लय कटाई लय कटाई लय कटाई लय कटाई चलने लगी। और हम लोग जो आर्यंस थे वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, पंजाब और वेस्टर्न रीजन में फैलने लगे। अपर पोर्शन जो था वो कुरु राज्य बना, जो कि हस्तिनापुर उसकी राजधानी थी। मिडिल पोर्शन जो था पंचाल का बना, 2 कुरु ट्राइब बाद में बन गए, पांडव और कौरव, उनके बीच लड़ाई होती है। और माना जाता है, ऐसा कोई परफेक्ट तथ्य नहीं है, कुछ जगहों के सोर्स के हिसाब से माना जाता है, जो महाभारत हुआ था 950 बीसी के आसपास हुआ होगा। कब हुआ होगा, 950 बीसी के आसपास। और महाभारत कंपाइल कब हुआ, तो माना जाता है 4वीं सेंचुरी में आसपास इसको कंपाइल किया गया। अब थोड़ा सा और चीजें आते हैं। ये भारत था, पहले यहां पे हम लोग थे, धीरे धीरे हम लोग इस रीजन में फैलने लगे। जब हमें आयरन मिल गया, आयरन मिल गया, लोहा मिल गया, तो हम लोग इस रीजन में फैलना शुरू कर दिए। ठीक, टुवर्ड द लेटर वैदिक पीरियड शिफ्टेड टू दोआब रीजन ऑफ ईस्टर्न यूपी, एक्सपेंशन पॉसिबल ड्यू टू आयरन वेपन्स एंड हॉर्स। समझे, आयरन का हम लोग हथियार बना लिए, और हॉर्स की वजह से हम लोग लंबी दूरी आसानी से तय कर लिए, जिसकी वजह से हम लोग इस एरिया में भी एक्सपेंड कर लिए। हॉर्स नहीं होता तो इतनी दूर आना एक मुश्किल चीज थी, तो हॉर्स की वजह से हम लोग दूरी तय कर लिए, और आयरन की वजह से हम लोग हथियार अच्छे बना लिए, धार धार बना लिए। फिर धीरे धीरे क्या बोला जाता था भाई, कुछ नाम भी पूछ देगा आपको, एक तो बोल देगा कृष्ण आयास किसको बोलते हैं, दूसरा बोल देगा श्याम आयास किसको बोलते हैं। तो ये दोनों आयरन का धातु है, आयरन का क्या है, धातु है, याद रखेगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन दे देगा कृष्ण आयास किसको बोला जाता है इसमें से। ठीक है, एग्रीकल्चर जो था उस समय पे मेन चीज हो गया, मेन सोर्स हो गया, जिससे लाइवलीहुड चलता था। पहले क्या था, कैटल्स था। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था प्यारे मित्र, कैटल्स, कैटल्स को सबसे ज्यादा महत्वता दी गई थी। लेटर वैदिक पीरियड में ये एग्रीकल्चर हो गया। भगवान इंपॉर्टेंट अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र थे, लेटर वैदिक पीरियड में कौन भगवान इंपॉर्टेंट हो गए, कौन, प्रजापति। प्रजापति क्यों हो गए, क्योंकि उस समय फिर घर और बनवाना हुआ, ये सब बनवाना हुआ, तो उसके लिए ये जाने जाते थे। किंग ऑल्सो डिड मैनुअल लेबर, राजा खुद जाकर के खेतों में काम करते थे। नहीं, ये सही नहीं है बेटा, ये कुछ तथ्यों से हमें मिलता है, हम लोग ऐसा गेस करते हैं कि 950 बीसी के आसपास महाभारत हुआ होगा, जिस हिसाब से हमें तथ्य मिलते हैं। अगर ऋग्वैदिक काल, मतलब अगर देखो सारी केस अगर पे है, अगर ऋग्वैदिक काल जो मतलब पहला वाला आया, वो आया 1500 से 1000 बीसी में, 1000 बीसी के आसपास आया, तो कहीं ना कहीं उसी समय पे क्या हुआ था, राजा सुदास की लड़ाई हुई थी, 10 किंग बैटल हुआ था। अब 10 किंग बैटल अगर उस समय पे हुआ है मित्र, तो सुदास के ही वंशज माने जाते हैं कौरव और पांडव। राजा भरत से फिर उनकी ट्राइब्स आती गई, और बना क्या, शांतनु, शांतनु के बाद फिर धृतराष्ट्र, और ये लोग कौरव पांडव आए। अब ये कहानी अगर उस तरह से सच है, तो ये भी कहीं ना कहीं मानी जाएगी कि 950 के आसपास महाभारत हुआ होगा। ये सारी चीजें इसी चीज पे बेस करती हैं कि अगर वो उस समय हुआ होगा तो ये इस समय हुआ होगा, समझिएगा। ठीक है, विरही किसको बोला जाता था, चावल को, ये भी आ जाएगा। और उस समय पे लकड़ी का हल ग्रामीण यूज करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में।
आगे आते हैं, पॉलिटिकल रीजन क्या था? तो देखो, सभा में पहले महिलाएं भी बैठती थी, अब सभा में महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाएगा। समिति और विधाता धीरे धीरे बचा था, बट उतने अस्तित्व नहीं बचे थे, सभा का अस्तित्व धीरे धीरे बहुत कम हो गया था। वैदिक एज सिविलाइजेशन का सोर्स ही वेद है, इसीलिए वैदिक एज बोला गया, जो हमारे वेद है। ठीक है, कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की, देखो चीजें किस लेवल पे हैं, कैसे हैं, कुछ चीजों का पूरी तरह से नहीं मिला है, लेकिन इसमें से 90% चीजें सही है, ये भी जान लेना। 90% चीजें सही है, 5 से 10% चीजों पे ही डिबेट है। जैसे एक तो है कि आर्यंस कहां से आए, पहला एक डिबेट है। दूसरा है कि ये तो कंफर्म है, और दूसरा ये कई बार चीजें हो जाती हैं कि कौन सी चीज कब हुई, कौन सी आगे हुई, कौन सी पीछे हुई। लगभग जो टाइम पीरियड है ये तो है कि भाई 1500 BC, और 1500 BC इतना पूरा 4000 साल पुरानी बात है ये। अगर 950 भी है तो 3000 साल पुरानी बात है बेटा। कोई अन्य चीजें तो उस समय तक आई ही नहीं थी पृथ्वी पे, इतनी पुरानी बातें हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ वुमेन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अर्ली वैदिक पीरियड में ठीक ठाक था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जाने लगा। गोत्र जो था वो सिस्टम धीरे धीरे इमर्ज होने लगा, कुल वाला जो सिस्टम था वो इमर्ज होने लगा। और पोएट्री जो थी, जो उस समय गेरुआ कलर थी, इसमें ग्रे कलर धूसर रंग का बर्तन देखने को मिलने लगा। आश्रम के सिस्टम थे 4, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। ये क्वेश्चन आता है। 100 साल में लाइफ को अगर डिवाइड किया गया तो उसमें याद रख लीजिएगा कि पहले 25 साल किसको दिए गए? ब्रह्मचर्य को, जिसमें आप अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे। फिर 25 से लेकर के 50 तक गृहस्थ जीवन दिया गया, जिसमें आप विवाह करेंगे, फैमिली के साथ जीवन बिताएंगे। फिर आपका क्या दिया गया? वानप्रस्थ, मतलब वन की तरफ 50 से लेकर के 75 के टाइम में आप वन की तरफ अपना प्रस्थान करेंगे। और प्यारे मित्र 75 से 100 तक फिर जीवन में संन्यास ले लेंगे, किसी चीज से आपको मतलब नहीं रहेगा, जीवन को धीरे धीरे त्याग देंगे। नहीं, सारे वेद यू कैन नॉट से दैट। ठीक है, अभी बताता हूं। पहले तो श्रुति समझो, और एक होता है श्रुति, एक होता है याद ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है यार। एक होता है श्रुति, जो कि माना जाता है कि हाँ, स्मृति और श्रुति। श्रुति होता है जो कि खुद भगवान ने कान में कहा और सुन के लिखा गया चीज हुआ, और स्मृति जो होती है याद करके चीजों को लिखा हुआ। ठीक है, तो श्रुति ज्ञान माना जाता है कई बार ज्यादा परफेक्टली है। स्मृति मतलब मैंने कुछ भी अपने मनगढ़ंत भी चीजें लिख सकता हूं मैं। ठीक है, मनगढ़ंत भी लिख सकता हूं, ये हो सकता है। अब आते हैं कुछ टर्म देखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। पहला आता है अनुलोम विवाह। किसको बोलते हैं? जब बॉयज हायर कास्ट का होगा, गर्ल्स लोअर कास्ट की होगी, उसे अनुलोम विवाह करेंगे। प्रतिलोम विवाह किसको बोलेंगे? जब लड़की लोअर कास्ट की होगी और लड़का अपर कास्ट लोअर कास्ट का होगा। नहीं, यहां पे अपर कास्ट होना चाहिए ना, यहां पे अपर कास्ट का होना चाहिए। ठीक है, लड़का नहीं उल्टा हो गया यार, गर्ल अपर कास्ट की होनी चाहिए। गर्ल अपर कास्ट की होगी, लड़का लोअर क्लास का होगा, प्रतिलोम विवाह हो गया। और लव मैरिज गंधर्व विवाह को बोला जाता था। गंधर्व विवाह को लव मैरिज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लव मैरिज बोला जाता था। ये याद रख लीजिएगा। अब लैंग्वेज जो यूज करते थे आर्यंस, कौन सी यूज करते थे? संस्कृत। और उस समय पे संस्कृत यूज करने वाले सबसे प्रीमियम, सबसे बेहतरीन माने जाते थे। क्या माने जाते थे? जो संस्कृत शब्द का इस्तेमाल करते थे उनका माना जाता था कि वो सबसे इलीट हैं। जैसे आज के समय में जो इंग्लिश बोलते हैं, आप लोग सोचते हैं ना बड़ा तेज आदमी है यार, बहुत तेज है, पढ़ने लिखने वाला आदमी है, लग रहा है, ऐसा आपके दिमाग में आता ही है। तो उस समय पे भी ये चीजें देखने को मिलती थी। ठीक, आगे चलते हैं। एज पर ऋग्वेदा, अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड इतना है। द रिवर गॉडेस सिंधु उस समय पे सबसे प्रमुख थी। हाइम की बात करें तो ऋग्वेद का में जो कि देखा जाए तो विश्वामित्र और 2 रिवर के बारे में भी संवाद है, वर्शिप है, सारी चीजें व्यास और सतलज के बीच है। ठीक है, उस चीज पे नहीं जा रहे अभी। 30 ऋग्वेदा मनुस्क्रिप्ट है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर भी इनको 2007 में किया गया था। पर्शियन वैदिक, ये सारी चीजें एक पॉइंट है, एक बार देख लेना, ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। रत्नाकर अलग नाम है विश्वामित्र का। एट द वन स्टेज ऑफ वैदिक द किंग वॉज कॉल्ड गोपति। जो किंग होते थे वैदिक एज में उनको गोपति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गोपति।
गाँव के पति कह लीजिए, गाँव गाय उस समय सबसे महत्वपूर्ण होती थी, इसलिए गौपति बोलते थे। टर्म डिस्क्राइब रिचुअल्स, रिचुअल्स जो है अनुष्ठान को बताता था, जिसमें कि सेज व्यास ने कंपाइल किया था पुराना को और महाभारत को। ठीक है, वेद व्यास ने पुराना और महाभारत को कंपाइल किया था, और ये आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक आर्यभट्टियम में भी ये चीज़ें कुछ मेंशन है, थोड़े बहुत इन सब चीज़ों वेदों के बारे में। तो ओवरऑल ये डिस्कशन रहा आज वैदिक काल का। महाजनपदा हम लोग कल शुरू करेंगे, और मुझे लगा था आज कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं हो पाएगा आज मुझसे। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, कल सेशन में फिर से मिलते हैं। होप सो कि कल 2 क्लास हिस्ट्री की ही कर दूं मैं, अगर ज़रूरत लगे मुझे तो, नहीं तो कल से ही आर्ट एंड स्टैटिक जीके भी शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।